हर जख्म की अलग कहानी। दोनों आंखें घायल, मुंह से रिसता खून, घायल ओठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी और पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ के रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता के ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से आई। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा है तो सोचिए कि अगर हर जख्म की कहानी आप जानेंगे तो क्या कुछ होगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने इतनी तक लड़ाई लड़ी और जब तक होश में थी तब तक वो लड़ती रही और उसके बाद घायल होकर खुद को और खुद के आबरू को बचा नहीं पाई। लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। अब कोलकाता के निर्भया कांड की पूरी कहानी जान लीजिए। 8 अगस्त 2024 की रात करीब 11 बजे कोलकाता के निर्भया का गुनहगार संजय राय पहली बार अस्पताल पहुंचा था। वो वहां करीब आधे घंटे तक रुका था और फिर अचानक से निकल गया, जिसके बाद दोबारा रात के करीब 1 बजे वो अस्पताल पहुंचा। लेकिन इस बार वो सुबह 4:35 पर अस्पताल से बाहर निकला और सीधा कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। वह अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के खून से सनी लाश मिली थी। अब वो वहशी संजय राय उसे नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था उस चश्मे का ग्लास भी टूटकर उसी दोनों आंखों में धंस चुका था। आंखें बंद थी और वो बेहोश। और इसी बेहोशी के आलम में वो तब तक उसके आबरू लूटता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन वो इस कदर नशे में था कि उसे यही एहसास नहीं था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा भी है या नहीं। डॉक्टर शोर ना मचाए, इसलिए जब तक वो होश में रही वह उसके मुंह को दबा दिया और उसके चीखे को घोटता रहा। फिर मौका मिला तो उसके वही हाथ उसकी गर्दन तक पहुंची और इस बीच गला घोट दिया गया और उसे एहसास तक नहीं। पूरा देश कोलकाता के निर्भया के साथ खड़ा है, लेकिन कोलकाता में कुछ और ही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने इस अत्याचार के खिलाफ इंसाफ की बात कही है। बावजूद इसके पोस्टमार्टम आने के एक दिन बाद विरोधियों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की, खूब हंगामा किया, बवाल की, तोड़फोड़ की। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई और कोलकाता पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही। लेकिन इस बार 1-2 लोग नहीं बल्कि हुजूम के साथ अटैक किया गया। सवाल तो यह है कि आखिर क्यों? एक अपराध को छुपाने और कितने अपराध होंगे? डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल दहला देगी। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर जख्म का हिसाब दे दिया है। रिपोर्ट कहती है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले हैं वो उसे तब मिले जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूटा था, जिसके टुकड़े उसके आंखों में धंस गए। दोनों आंखों से खून आने की यही वजह थी। चेहरे, नाक, मुंह पर जो जख्म थे वो इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और वो अपना गुस्सा उतार रहा था। पर जूनियर डॉक्टर के साथ संजय राय नाम के उस हैवान ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल है। क्या जूनियर डॉक्टर के साथ संजय की कोई दुश्मनी थी? क्या वो जूनियर डॉक्टर को हासिल करना चाहता था? क्या जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी नीयत खराब थी? इन सवालों के जवाब सामने आने के लिए संजय की पूरी कहानी सामने लानी जरूरी थी, खासकर वारदात वाले दिन और उससे कुछ दिन पहले तक। अब वो कहानी भी समझ लीजिए। कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों ही संजय राय की रूटीन कुछ यूं थी कि 5 अगस्त को संजय राय खड़गपुर के सलवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। असल में संजय राय कोलकाता पुलिस में एक वॉलंटियर की तरह काम करता था। 2019 में संजय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में बतौर वॉलंटियर शामिल हुआ। कोलकाता पुलिस अपने ऐसे सिविक वॉलंटियर को हर महीने एक खास रकम दिया करती। बाद में संजय राय आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला गया और इसके बाद कुछ वक्त के बाद उसे वहां से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती दे दी गई। फिलहाल वो यहीं तैनात था। हालांकि वो सिर्फ एक वॉलंटियर था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। यहां तक कि वो कैपी लिखी थी टी शर्ट और कैप भी पहनता था।
चूंकि वो कोलकाता पुलिस के लिए ही काम करता था, इसलिए पुलिस के साथ उसके अच्छे संपर्क भी थे। इन्हीं संपर्कों का फायदा उठाकर अक्सर पुलिस बैरक में भी रुका करता था और पुलिस का वॉलंटियर होने के नाते ही वो 5 अगस्त को खड़गपुर के सलवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा था, जहां वो कुल 3 दिन तक रहा। सलवा में 3 दिन रुकने के बाद 8 अगस्त की सुबह वो वापस कोलकाता पहुंचा और फिर कोलकाता आने के बाद वो सबसे पहले आरजी कर हॉस्पिटल गया। संजय अक्सर सरकारी अस्पताल में मरीजों को दाखिल दिलाने के नाम पर एक दलाल की तरह पैसे भी वसूला करता था और 8 अगस्त को भी उसने इसी तरह एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वो अस्पताल में चला गया और इसके बाद वो पूरे दिन अस्पताल नहीं गया। लेकिन 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे संजय वापस आरजी कर अस्पताल पहुंचता है। यहां वो उसी मरीज से मिलता है जिसे दिन में उसने भर्ती करवाया था। अस्पताल आने के बाद वो उस मरीज के एक्सरे कराने की मदद करता है। एक्सरे कराते वक्त मरीज के रिश्तेदार भी साथ थे। एक्सरे कराने के बाद संजय फिर से अस्पताल से बाहर निकल जाता है। इसी दिन अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी और देर रात करीब 1 बजे का समय था। संजय फिर से अस्पताल आता है और इस बार वो उस मरीज को देखने आता है जिसे उसी ने भर्ती कराया था और उसके अगले ही दिन सर्जरी होनी थी। मरीज को अटेंड करने के बाद उसी मरीज के एक तीमारदार के साथ अस्पताल के बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाता है। वहां दोनों शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद संजय उस तीमारदार को उबर बाइक से घर जाने के लिए पैसा देता है। वो तीमारदार अब अस्पताल से निकल जाता है। अब रात के करीब 3 बज चुके थे और तीमारदार को घर भेजने के बाद नशे में संजय फिर से अस्पताल की मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है। इसके बाद वह अस्पताल की तीसरी मंजिल पर जाता है। इस फ्लोर पर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था। नशे में लड़खड़ाता संजय इसी सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाता है और अंदर घुसते ही उसकी नजर उसी जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है जो उस वक्त उसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आई थी और शायद सो रही थी। शराब का नशा पहले से था, ऊपर से तीसरी मंजिल सुनसान, सेमिनार हॉल में भी और कोई नहीं था। दरअसल चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में वो जूनियर नाइट शिफ्ट में थी। तमाम मरीजों को देखने के बाद रात 2 बजे अपने 4 साथी डॉक्टरों के साथ कैंटीन में उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाकी डॉक्टर मरीजों को देखने चले गए। चूंकि उस वक्त जूनियर डॉक्टर के पास कोई काम नहीं था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के वास्ते उसी सेमिनार हॉल में जाने का फैसला किया। असल में नाइट शिफ्ट के दौरान तमाम डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ अक्सर सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए उसी सेमिनार हॉल में चले जाया करते थे, क्योंकि वो रात को खाली रहता था और अंदर करीब 35 से 40 कुर्सियां लगी थी। जूनियर डॉक्टर रात करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में पहुंची और एक कुर्सी पर आराम करने लगी। दरिंदगी की 40 मिनट की खौफनाक कहानी भी समझ लीजिए। बदनसीबी से कुछ देर बाद ही शराब के नशे में अब संजय उसी सेमिनार हॉल में था और इसी हॉल में तमाम जदोजहद के बावजूद जूनियर डॉक्टर खुद को उसके चंगुल से आज़ाद नहीं करा पाई। संजय करीब 40 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रुका था। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। जब संजय अस्पताल से निकला तब सुबह के करीब 4:37 हो चुके थे। कमाल देखिए कि एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद वो अस्पताल से निकलकर कहीं और नहीं जाता है, बल्कि करीब में ही मौजूद कोलकाता पुलिस के बैरक जाकर बेफिक्र होकर सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज चुके थे और ठीक इसी वक्त अस्पताल का एक स्टाफ तीसरी मंजिल के उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। वहां उसकी नजरों के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी थी। थोड़ी ही देर में पूरे अस्पताल में हंगामा मच चुका था और कोलकाता पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। मौके पर जूनियर डॉक्टर के लाश के साथ उसका लैपटॉप और मोबाइल पड़ा था, साथ ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी था। लाश पर ऊपरी कपड़े तो थे पर नीचे नहीं थे। मामला एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर से रेप और कत्ल का था। कोलकाता पुलिस अब अपनी तफ्तीश शुरू करती है। नाइट शिफ्ट में मौजूद तमाम स्टाफ से पूछताछ होती है। अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है।
खासकर तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल की तरफ जाने और आने के रास्तों पर लगे कैमरों को बारीकी से चेक किया जाता है और तब पहले ही उसी कैमरे में पहली नजर में लड़खड़ाता संजय राय नजर आता है। कोलकाता पुलिस का अपना वॉलंटियर, ये वही संजय राय। पुलिस को पहला क्लू इसी कैमरे से मिला और दरअसल पुलिस ने जब ध्यान से सीसीटीवी कैमरे को देखा तो पाया कि रात को जब संजय सेमिनार हॉल में गया तब उसके गले में ब्लूटूथ नेक बैंड था, लेकिन जब वह पुलिस करीब 4:35 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकला तब गले में नेक बैंड नहीं था और इत्तेफाक से जूनियर डॉक्टर के लाश के साथ पुलिस को एक नेक बैंड भी मिला था। अस्पताल के स्टाफ से ये पता करने में देरी नहीं लगी कि संजय पुलिस का ही वॉलंटियर है और अक्सर पुलिस बैरक में ही रात गुजारता है। फौरन पुलिस की एक टीम बैरक पहुंचती है। सोए हुए संजय को उठाया जाता है और पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है, पर संजय से पूछताछ से पहले ही ब्लूटूथ नेक बैंड अपनी गवाही दे चुका था कि मौके से मिला वो ब्लूटूथ नेक बैंड बड़ी आसानी से संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मौके से बरामद ब्लूटूथ नेक बैंड संजय का ही मिलता है। कोलकाता पुलिस संजय की गिरफ्तारी के साथ ही ये दावा कर रही थी और कर रही है कि जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया है, लेकिन अब भी कोलकाता पुलिस पर शक करने लायक कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन जूनियर डॉक्टर की कद काठी को देखते हुए संजय का उस पर अकेला काबू पाना लोगों के गले नहीं उतर रहा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पुख्ता यकीन है कि जूनियर डॉक्टर को गुनाहगार अकेला संजय नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हैं जो इसमें शामिल थे। हालांकि इस सवाल के जवाब में कोलकाता पुलिस ने कहा है कि उसने जूनियर डॉक्टर और संजय दोनों के डीएनए सैंपल लैब भेज दिए हैं। अगर जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने वाले लोगों में संजय के अलावा और भी लोग शामिल हैं तो डीएनए रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। कोलकाता हाई कोर्ट में यह मामला पहुंची और कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और इसी सीबीआई के लिए इसके कुछ देर बाद ही सीबीआई ने इस मामले को कोलकाता पुलिस से टेक ओवर कर लिया और अब खबर यह भी है कि मामले की जघन्यता को देखते हुए इसकी जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। दिल्ली से सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम कोलकाता पहुंची है और इस टीम के एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही दिल्ली के CFSL और की 5 सदस्यीय टीम भी एम्स के डॉक्टर के साथ वहां पहुंची है। सीबीआई के रडार पर मृतक डॉक्टर के 4 दोस्त भी हैं। इन सभी ने घटना से पहले उसके साथ डिनर किया था। इसके अलावा जिस डिलीवरी बॉय ने खाना सर्व किया था अब वह भी सीबीआई के रडार पर है। सीबीआई के लिस्ट में मिली है पहली कॉल से लेकर पूरे क्राइम सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करने में सीबीआई जुटी हुई है। अब अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने एक पोस्टमार्टम पर खुलासा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड यानी कि स्पर्म मिला है। गोस्वामी का दावा है कि इतनी ज्यादा मात्रा में स्पर्म किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सेमिनार हॉल को खुला रखा गया और इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वहां रिपेयरिंग का काम चल रहा था, लेकिन रिपेयरिंग का काम सेमिनार हॉल के बगल के कमरे में था। सेमिनार हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। माँ बाप हाथ जोड़ते हुए पीड़ित की माँ बाप कही कि हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखा दो, लेकिन नहीं दिखाया गया। 3 घंटे बाद माता पिता को सेमिनार हॉल ले जाया गया। पिता ने अपने मोबाइल फोन से फोटो खींचने के बाद लाकर दिखाया। उसके बाद मुंह से खून, चश्मे टूटा हुआ, आंखों में धंसे शीशे दिखे, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और दोनों राइट एंगल में थे। एक पाँव बेड की तरफ, दूसरी पाँव बेड के दूसरी तरफ। जब तक पेल्विक ग्लैंड टूटता नहीं, पैर ऐसे नहीं टूटता। गला घोंटकर उसे मारा गया। अस्पताल प्रशासन के इस लीपापोती के बाद से परिवार के साथ साथ इस मामले से जुड़े लोग जांच को शक की नज़र से देख रहे हैं। सीबीआई जांच कर रही है, बंगाल पुलिस साथ देने की बात कह रही है और तमाम तरह की राजनीति हो रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सीबीआई इस पूरे कांड में कहां तक पहुंचती है और फिर एक जूनियर डॉक्टर को इस पर इंसाफ कब तक मिलता है। फिलहाल आप देखते रहिए